हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मेरा नाम है डॉक्टर यदुवीर सिंह। मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरा नाम पता है, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, जान लीजिए। वैसे नाम में कुछ रखा नहीं है, और मैं इसको ज़्यादा वो भी नहीं मानता कि नाम होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, मैं जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, मैं इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपटीशन आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है। 21 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम दिया है इस बार 23 का। ठीक है, अब आप कहेंगे गवर्नमेंट सीट मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन में 50,000, अप्रोक्सीमेशन में प्राइवेट 50,000, ओवरऑल मिलाकर के 1 लाख के अप्रोक्सीमेशन में आप मान सकते हैं। बट 21 लैक्स स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगता है यार इतने सारे बच्चे हैं, हमारा कैसे परफॉर्मेंस होगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल बेकार है। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं 10 मिनट के अंदर। बहुत सारे बच्चे, ध्यान रखना, आजकल फ़ोन की लत में हो चुके हैं। तो आप ऐसे मानिए कि कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर आप यूनिक स्ट्रेटजी के साथ अपने को दोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर सक्सेस होगे। यूनिक स्ट्रेटजी क्या कहती है? आप सोचते हो कि नहीं सर अभी तो हम 9th में, नहीं, बिल्कुल 9th से लग जाइए। आप कहते हो सर अभी तो हम 11th में, 12th के बाद देखेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ध्यान रखना, जितना अच्छे तरीके से अपने आप को बेस्ट देने की कोशिश करोगे, आप सेट कर लोगे अपने कैरियर को 12th क्लास करने के साथ साथ। जितना लेजीपना फैलाओगे, कहोगे यार अब तो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो ध्यान रखना बाद कभी नहीं आता है। और फिर आपको जो मिल जाता है ना चीज़, उस पे जाकर के हमें क्या करना पड़ता है? कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको भी लगता है कि कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, जो आपने ड्रीम सोचे हैं उन ड्रीम को आप फुलफिल कर पाओ और टाइमली फुलफिल कर पाओ, तो मैं जो बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा आपको फोकस लाना है। पहली चीज़ ये है, बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में करते हैं यार अभी तो 11th में सोचेंगे करना क्या है। कुछ बच्चे 9th क्लास से अपना फिक्स हो जाते हैं कि भाई मैंने मेडिकल डॉक्टर बनना है, या आईआईटी में जाना है, या फिर कुछ और करना है लाइक एज द यूपीएससी वगैरह। तो उनके चांसेस 50% ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो 50% मान लीजिए मेहनत भी कर लें उसके अकॉर्डिंग, तो वो 100% सक्सेस हो जाते हैं। और अगर 11th क्लास में बच्चा फिक्स कर लेता है चीज़ों को, तो फिर मैं कहूँगा कि 50% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 50% अगर मेहनत कर ले तो और 100% चांसेस हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब बच्चा 12th क्लास में आता है तब थोड़ा सीरियस होना शुरू करता है, क्योंकि 11th को तो वो ऐसे ही निकाल देता है। तो ध्यान रखना, इनमें मेडिकल हो चाहे आईआईटी जेईई हो, इसमें आता है 11th और 12th का दोनों का सिलेबस। और जब हम 2 साल के सिलेबस को 1 साल में कैसे कवरअप कर पाते, वहाँ पर बोर्ड में थोड़ा सा प्रेशर भी होता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि बोर्ड देना है। तो इसी की वजह से फिर बच्चों को ड्रॉप लेने पड़ जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब जितने ड्रॉप लेते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम बच्चे निकाल पाते हैं ड्रॉपर्स में। रीज़न क्या होता है? क्योंकि उनमें बहुत सारा सैचुरेशन आ जाता है और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और जितनी जल्दी ये एग्ज़ाम निकल जाते हैं उतनी जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि उस समय बोर्ड का भी एक रहता है कि भाई बोर्ड में भी बहुत अच्छी परसेंट बन जाती हैं, और बोर्ड के साथ साथ नीट या जेई में भी अच्छा स्कोर, या अच्छा स्कोर आने से अच्छा मेडिकल कॉलेज या मान लीजिए अच्छा आईआईटी में ब्रांच उसको बच्चे को मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिया। अभी आप 9 से करना चाह रहे हो, बहुत ही अच्छे है। अगर आप 11th में करना चाह रहे हो तो आप मतलब बढ़िया ले लिया है आपने डिसीजन। अगर 12th के बाद सोच रहे हो तो ऐसे समझो कि आपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं से पीछे हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको जल्दी से फिनिश कर सकते हो। ये 1 साल में निकालने जाने वाले एग्जाम है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, कौन सी बुक्स इसमें यूज़ करें आईआईटी जेईई में या नीट में। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मैं 22 ईयर्स मुझे हो चुके हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। ये वाला बैच जो जा रहा है मेरा 23 जाएगा। तो इसमें नीट में बता दूं, अगर आपने एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ रखी है तो मेरे हिसाब से वो सफिशियंट है
आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में उसमें से 50 क्वेश्चन में से 40 टू 43 क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो। हालांकि करने होते हैं 45, लेकिन इजीली आप 42 तक जा सकते हो। ठीक है, अप्रोच बना करके 43 भी कर सकते हो और 44। ये डिपेंड करता है कि आपने एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ी है और उस पर कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो कौन सी बुक आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब देखो होता क्या है, जनरली बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किसी ने बता दी भाई जेडी ली पढ़नी है, तो बच्चा जेडी ली ले आया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हुई पढ़नी है या कुछ और बुक्स लिए हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स जो हैं फॉरेन ऑथर की बच्चा ले आया। लेकिन उसमें से जब क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वो भी परेशान होता है बच्चा। और दूसरी वाली बात कि उस पर अप्रोच बनाने में कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने से बेटर आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आपने एनसीईआरटी बुक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर जो भी आता है वो भी इन एनसीईआरटी बुक से ही आता है। रही बात एडवांस की, तो एडवांस में आपको अलग से बिल्कुल चाहिए ध्यान रखना, उसके लिए सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के वो ले सकते हो आप। अदरवाइज अपना किसी दिन में सारी बुक्स का एक बार नाम बताऊंगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसमें भी जा सकते हो। बट अभी मैं आपको बात करूं नीट की या जेईई मेंस की, तो ध्यान रखना केवल और केवल एनसीईआरटी बुक्स प्लस आपका स्टडी मटेरियल जो आपने नोट्स बनाए इनसे, वो वाले सफिशिएंट होते हैं। उनको बार बार पढ़ते रहें, बार बार प्रैक्टिस में लाते रहें। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई नीट के लिए या आईआईटी जेईई के लिए कोचिंग सफिशिएंट है क्या लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। नीट या आईआईटी जेईई के लिए आप कोचिंग लो और कोचिंग जिसने नहीं ले रखी है वो नहीं निकाल पाएगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कोई बच्चा निकाल सकता है, ध्यान रखना। पहले बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर जो आईआईटी से करते थे वो कोचिंग लेते नहीं थे। स्टार्टिंग में कोचिंग बहुत ही कम थी, वो खुद से ही पढ़ करके अपना पढ़ करके करते थे चीज़ों को। तो ये वाला माइंड में एक सेट कर लेना, नहीं मैं कोचिंग लूँगा या कोचिंग लूँगी तभी मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो वो भी बेकार है। अगर मान लीजिए आपको एक मेंटर्स की ज़रूरत होती है, जो मेंटर्स आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहे कि भाई आपने ये गलती की है, ये सही करो, इसको इस तरीके से आपका यहाँ पे गलत जा रहा है, ये सही करना है, इस तरीके से करना है। अगर कोई आपका घर पर है, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में से कोई है या मान लीजिए आपके कोई भाई वगैरह हैं, उनसे भी आप करवा सकते हो। पहले हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे आते थे जो कि उनके फादर डॉक्टर होते थे। अब बच्चे आए कि सर हमने पढ़ा तो लिया, लेकिन क्योंकि वो खुद ही पर डे के हिसाब से कि सर ने ये चैप्टर करा दिया, क्योंकि हम तो हर 15 डेज में टेस्ट लेते हैं, उन्होंने क्या किया कि हर वीक में अपने बच्चों का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, जो जो हमने चैप्टर यहाँ पे पढ़ा दिए थे वो। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी कर सकते हो अगर आपके घर पे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कोचिंग से क्या होता है, एक तो डिसिप्लिन आता है, एक आप सिस्टम में आ चुके होते हो। सिस्टम इन द सेंस कि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई XYZ कोई भी टीचर है। कई बार टीचरों को भी लगता है कि यार मैं छोड़ दूंगा तो कोचिंग बंद हो जाएगी, अब मेरी वजह से कोचिंग चल रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही बच्चों को लगता है, तो इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या एक सिस्टम है। कोचिंग क्या है, आपको डिसिप्लिन में लाने का काम करती है। इससे आपका ये बन जाता है कि प्रॉपर क्लास लग रही हैं, है ना, और क्लासेस के साथ साथ आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जो कि अगर मान लो मैंने बोल दिया कि भाई कोचिंग मत लो, तो आप अनसिस्टमेटिकली नज़रिए में आ गए। तो कोचिंग क्या है, जस्ट एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन का मैनर है, एक तरीका है। इससे आपको एक डिसिप्लिन आता है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और अच्छे टीचर होते हैं तो उनके जो मान लीजिए आप कई चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो तो उनको जल्दी से सीख लेते हो, समझ लेते हो, और तो और थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहता है, क्योंकि टीचर अपने सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा होता है क्लास में। तो थोड़ा सा मतलब ना रिदम सा बना होता है, जिसको बोलते हैं कई बार आप मायूस भी होते हो। जैसे देखा होगा, हर आदमी हर समय खुश नहीं रह सकता, हर आदमी हर समय रो भी नहीं सकता। तो इसलिए कई बार खुशी, कई बार गम, लेकिन जब टीचर होता है आपकी क्लास में तो वो अपना क्या होता है कि सारे गम को भुला करके आपकी क्लास ले रहा होता है,
और तो और जब आपकी क्लास ले रहा होता है उसको भी बहुत सारी परेशानी होती हैं, लेकिन जब वो क्लास के अंदर होता है तो उसको भुलानी ही पड़ती हैं वो परेशानी। और तो और जब वो टीचर आपको बता रहा होता है, हर क्लास एक एंजॉयमेंट के साथ लेनी होती है, टीचर को भी और आपको भी, तो डेफिनेटली सिलेक्शन बच्चे का होता है। यहाँ पर बहुत सारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चलती रहती हैं। अभी तो क्या है कि छोटे छोटे बच्चों की भी पर्सनल प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो वो सब छूमंतर हो जाती हैं टीचर के साथ, क्योंकि वो बच्चा उस टीचर की बात सुन रहा होता है। टीचर कई बार माइंड रीड करते हुए कई बार क्लास में जोक भी सुना रहा होता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कोचिंग लेने के अपने। तो ये भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है नहीं खुद से कर लेंगे तो वो भी आप कर सकते हो। अगला वाला है बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली। अगर आपको लगता है कि बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करनी है तो ध्यान रखना भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ के हिस्से से डिफरेंट तरीके से चलना सीखें। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है जी 40 साल पहले जो कोचिंग चल रही है मैं तो उसी में जाऊंगा या जाऊंगी, अगर मैंने वहाँ एडमिशन, पेरेंट्स से कहते हैं कई बार 4 लाख दो मैं तो तभी जाऊंगा या जाऊंगी नहीं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर टीचर अच्छा है डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। कोचिंग मीन्स टीचर। आप टीचर को सेलेक्ट करिए, कोचिंग को सेलेक्ट मत करिए। टीचर डेडिकेशन तरीके से आपको पढ़ा रहा है, डिवोटी तरीके से आपको पढ़ा रहा है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पर डे पढ़ते रहें, अच्छे टीचरों के कांटेक्ट में रहें। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कहाँ पढ़ा था मैंने पढ़ा था कि आप कई सारी बुक्स पढ़ने से बेटर है कि किसी अच्छे पढ़े लिखे के साथ थोड़ा गपशप मार लो, आधे घंटे उसके साथ थोड़ा सा काम कर लो, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यही बात होती है टीचर की। यहाँ पे बिल्डिंग ना देखें, यहाँ पे एसी, यहाँ पे ब्रांडेड ना देखें, यहाँ चलेगा अच्छे टीचर का सानिध्य। अगर आपका अच्छा टीचर मिल गया डेफिनेटली आप सिलेक्शन की ओर जाओगे। ठीक है, तो आज मैंने बात की, लास्ट में फिर कह रहा हूँ, बाई वीएस कोचिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जल्दी से कोचिंग ज्वाइन करिए। दूसरा, यहाँ 5 आवर्स क्लासेस चलती हैं रेगुलर 5 डेज इन अ वीक। तो चलिए आइए कुछ नया करते हैं। और जो बच्चा हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, कल से मैंने आपको बताया था 14 जून से मैं शुरू कर रहा हूँ। हाफ एन आवर की क्लास शुरू करूँगा मॉर्निंग में, सुबह 8:30 to 9 o'clock मैं क्लास लिया करूँगा। कल से रेडी रहिए, कल हम करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। ठीक है, शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब ऑनलाइन वाला बैच है वो तो अलग से चलाया करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सोचेंगे कि आपको कुछ नया कराते रहें, तो हाफ एन आवर सफिशिएंट है केमिस्ट्री। तो चलो कल मिलते हैं, 14 जून को शुरू करते हैं सुबह 8:30 से 9। आप रेडी रहिएगा, कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट के मैंने बहुत सारे वीडियो डाल दिए, एक आध टॉपिक बचा हुआ है तो वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन कल करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।